भारत में हुई 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी से हम आज कोरोना वायरस के लिए क्या ले सकते हैं सबक, जानेंगे आज कवर स्टोरी में। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। पिछले हफ्ते भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से कहा कि वे अपने अभिलेखागारों में आलेखों की खोज करें ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि ब्रिटिश भारत ने 1918 H1N1 महामारी का कैसे सामना किया, जिसे आमतौर पर स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह सुझाव इस विश्वास पर आधारित था कि यह शोध हाल में चल रही कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में सरकार के व्यापक प्रयास का समर्थन करने में मदद करेगा। यद्यपि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा यानी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन (STM) पर ऐतिहासिक अनुसंधान के व्यापक महत्व को स्वीकार करने के लिए हमारे देश में एक महामारी की आवश्यकता पड़ी, लेकिन यह शुरुआत चाहे कितने भी छोटे स्तर पर हो, स्वागत योग्य है। और यह एक उम्मीद जगाती है कि MHRD भारत में STM के ऐतिहासिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भविष्य में भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को अधिक संसाधन आवंटित करेगा। हालांकि ब्रिटिश भारत में स्पेनिश फ्लू के अनुभव से जो बातें उभर कर आती हैं, वो भारत में कोविड-19 प्रकोप द्वारा आवश्यक लॉकडाउन के मद्देनजर हाल के दिनों में उभरी कुछ वास्तविक मांगों से कुछ खास अलग नहीं है। इनमें गरीबों और कमज़ोर लोगों के बीच भुखमरी और कुपोषण को रोकना, स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE उपलब्ध कराना और राहत प्रयासों के आयोजन में व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। ऐसी कुछ बातें जिनका हमें पहले से अंदाज़ा है, वे 1918 की महामारी से और भी स्पष्ट हो जाती है। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में भारी कमी के साथ भूखी, अकाल पीड़ित आबादी एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस के गंभीर हमले के लिए एकदम अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। इसके नाम के विपरीत 1918 में दुनिया को दहला देने वाली यह बीमारी स्पेन में नहीं बल्कि अमेरिका में पैदा होने के संकेत मिलते हैं। वायरस के शुरुआती कुछ मामले अमेरिका के कैंसस में सेना की भर्ती के बीच सामने आए थे। ऐसा लगता है कि यह वायरस अप्रैल 1918 में उत्तरी फ्रांस से होता हुआ पूर्व की ओर फैलता है और जून में भारत और चीन तक पहुंच जाता है। यह देखते हुए कि यह महामारी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, यह साफ है कि इसके संचार में सेना आंदोलनों के साथ रेल और स्टीमर जैसे साधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोटे तौर पर इस महामारी की मार 2 चरणों में पड़ी। पहला चरण, जिसमें इसकी उग्रता इंटेंसिटी कम थी, जुलाई तक चली। वहीं महामारी का दूसरा चरण, जो ज़्यादा उग्र था, अगस्त के आखिर में शुरू होकर 1919 में भी जारी रहा। इस बीमारी का दूसरा चरण दुनिया को दहला देने वाली सबसे घातक बीमारियों में से एक था, जिसके कारण दुनिया भर में हुई मौतों की संख्या करोड़ों में है। सांस की नली व फेफड़ों में कॉम्प्लिकेशन या अवरोध को ऐसी कई मौतों का प्रमुख कारण माना जाता गया। ब्रिटिश भारत, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भी शामिल थे, वह क्षेत्र था जिसने महामारी के कारण सबसे अधिक संख्या में मौतें देखी। अनुमान के हिसाब से लगभग 1.5 से 2 करोड़ मौतें महामारी के कारण दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में से लगभग आधी। ब्रिटिश भारत के बाद चीन था, जो लगभग 40 से 90 लाख मौतों का गवाह बना। तो वहीं सब सहारन अफ्रीका, जिसमें केन्या, कॉन्गो, अंगोला जैसे 46 देश आते हैं, इस क्षेत्र ने लगभग 15 से 20 लाख लोगों को महामारी से जान गंवाते देखा। इससे यह साफ हो जाता है कि 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी ने गरीब लोगों व क्षेत्रों को अमीर लोगों व क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावित किया। यहाँ तक कि देशों के भीतर भी गरीब व वंचित लोगों को इस बीमारी से सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। ब्रिटिश भारत में इसके साफ संकेत मिलते हैं।
1918 में दक्षिण पश्चिम मानसून की विफलता के बाद भारत में बड़े हिस्से को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। दो भारतीय प्रांतों, मध्य प्रांत यानी आज के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, और संयुक्त प्रांत आज के उत्तर प्रदेश में आधिकारिक तौर पर अकाल की घोषणा की गई थी। जबकि बारिश की कमी के कारण बॉम्बे प्रेसिडेंसी के क्षेत्र भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए। इन अकाल से त्रस्त क्षेत्रों ने ही इस बीमारी की सबसे बुरी तरह मार भी झेली। उदाहरण के लिए मध्य प्रांत ने प्रति 1000 व्यक्तियों पर सबसे अधिक मृत्यु दर 67.7 दर्ज की। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने 54.3, तो वहीं संयुक्त प्रांत ने 47.2 मृत्यु दर दर्ज की। मद्रास प्रेसिडेंसी और लोअर बर्मा की मृत्यु दर, जो कि 15.8 और 16.2 थी, वैश्विक औसत दर की सीमा में पाई गई। युद्ध के समय की मुद्रास्फीति और वस्तुओं की कमी के कारण आर्थिक तनाव ने खाद्य और केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं को और महंगा कर दिया और अधिकांश आबादी की पहुंच से इन्हें बाहर कर दिया, जिससे आम जनता की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि इसका बीमारी से सीधे तौर पर संबंध नहीं है, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में सितंबर 1918 में खाद्य दंगे देखे गए, जो उस अवधि की भारतीय आबादी के बीच व्याप्त आर्थिक अभाव की सीमा को और भी स्पष्ट करते हैं। तो वहीं 1918 के अंत में बंबई शहर के मृत्यु दर के आंकड़े देश के गरीब और वंचित वर्गों पर बीमारी के व्याप्त प्रभावों के सबूतों को और भी पुख्ता कर देते हैं। विशिष्ट रूप से निम्न वर्गों के माने जाने वाले लोग, जो भारत में सामाजिक तौर पर दबे कुचले वर्गों को संदर्भित करता है, उसमें शहरों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर सबसे अधिक मृत्यु दर 61.6 दर्ज की गई, जो कि अन्य श्रेणियों की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। अन्य श्रेणियों में औसत मृत्यु दर 14.35 थी। इन आंकड़ों से साफ संकेत मिलता है कि एक महामारी से सबसे बुरी तरह कौन लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए अगर 1918 के फ्लू जैसी भयावह तबाही से बचना है, तो किसी भी राहत प्रयास के अंतर्गत इन वर्गों तक खाद्य एवं आवश्यक सामग्री की पहुंच बढ़ाने में सक्षम होना ही होगा। हालांकि 1918 में कोई भी आर्थिक रूप से विघटनकारी लॉकडाउन नहीं लग रहे थे, जैसे कि हम वर्तमान समय में देख रहे हैं, लेकिन इस अवधि में गंभीर आर्थिक अव्यवस्थाओं का अपना अलग ही स्थान था, क्योंकि श्रमिकों और पेशेवरों को इस बीमारी ने अक्षम कर दिया था। कोविड-19 के विपरीत, जो अपेक्षाकृत बुजुर्गों पर अधिक गंभीर रूप से हमला करने के लिए जाना जाता है, भारत में स्पेनिश फ्लू ने कामकाजी आयु वर्ग के लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिनकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच थी। कारखानों से लेकर कपड़ा विनिर्माण इकाइयों और कृषि क्षेत्रों से लेकर बंदरगाहों तक भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों से संबंधित कामगार इस बीमारी से सीधे तौर पर प्रभावित हुए। बंबई प्रेसिडेंसी में उपयुक्त मानसून की विफलता और बीमारी से कार्यबल में कमी का मतलब खाद्य फसल की खेती के तहत क्षेत्र में 19% की कमी देखी गई, जिससे देश में भोजन की कमी का संकट और भी ज्यादा गहरा गया। महामारी ने पहले से ही नीचे गिरती युद्धग्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भी गहरे घाव छोड़ दिए। औपनिवेशिक सरकार की प्रतिक्रिया में दो हिस्सों पर ज्यादा जोर दिया गया, राहत और अनुसंधान। हालांकि इन दोनों मामलों पर इसके प्रयास वायरस के गंभीर हमले को संभालने के लिए अपर्याप्त साबित हुए। 1918 में भारत की चिकित्सा प्रणाली बेहद जर्जर हालत में थी एवं उसे तत्काल विस्तार की आवश्यकता भी थी, क्योंकि वह मुख्यतः शहरों में ही केंद्रित थी और युद्ध के समय तैनाती का मतलब था कि यह प्रणाली और भी बुरी तरह अंडरस्टाफ्ड हो गई थी। निजी चिकित्सक उपलब्ध थे, लेकिन वे अत्यधिक फीस चार्ज करने के लिए जाने जाते थे एवं उन्होंने पैसा बनाने के अवसर के रूप में महामारी का उपयोग किया, जिससे चिकित्सा और देखभाल सामान्य आबादी के लिए और भी महंगी बन गई। चिकित्सकों का एक बड़ा वर्ग तो खुद ही इस बीमारी से ग्रस्त था और जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे मदद करने में अक्षम दिखाई दिए।
अब इससे संक्रामक रोगों के इलाज में सबसे आगे स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का महत्व भी समझ आता है। बंबई शहर में जैसे संक्रमितों के मामले चरम पर पहुंचे, शहर के अस्पताल खचाखच भर चुके थे, लेकिन सड़क के किनारे टेम्परेरी डिस्पेंसरीज का निर्माण किया गया, जैसा हाल में चल रही महामारी के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में टेम्परेरी अस्पतालों के रूप में देखने मिल रहा है। औपनिवेशिक सरकार परित्याग और लाचारी की भावना से इस बीमारी का सामना करती नजर आई। बहुत बड़ी संख्या में बीमारी से ग्रसित लोगों को आइसोलेट करने में भी सरकार पूरी तरह विफल रही। स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद कमी का सामना कर रहे बॉम्बे सिटी के नगर निगम ने वॉलंटियर से मदद करने का आह्वान किया। उसने अनाज को सस्ते में बेचने के लिए दुकानें भी खोली। उसके साथ मरीजों को मुफ्त में दूध के रूप में खाद्य सामग्री देने की भी कोशिश करी। सरकार का वैज्ञानिक शोध कार्य इस बीमारी के इलाज के लिए वैक्सीन ढूंढने की ओर केंद्रित था। उस दौर में चिकित्सा प्रणाली का ज्ञान कम होने के साथ साथ उसमें स्पष्टता की कमी के कारण यह कदम खास प्रभावशाली साबित नहीं हुआ। इस प्रकोप के लिए विशिष्ट रोगाणु क्या था, इस पर आम सहमति भी नहीं हो पा रही थी। हालांकि इस पर संदेह था, पर व्यापक रूप से यह माना जाता था कि महामारी के बजाय बैक्टीरिया बैसिलस इन्फ्लुएंजा था और 1933 में जाकर इस महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस आइसोलेट हो पाया। सौभाग्य से भारत में दिसंबर 1918 में वायरस ने अपनी उग्रता खोना शुरू कर दी, लेकिन अब तक करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इस बीमारी के रोगियों की संख्या का एक समकालीन अनुमान यह कहता है कि इससे भारत के लगभग 50 से 80% लोग ग्रस्त हुए। बंबई शहर में महामारी घटने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने निजी सेवाएं प्रदान करने वाले वॉलंटियर्स एवं गैर सरकारी संस्थानों को आभार प्रकट किया। 1918 महामारी के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में स्वयंसेवकों द्वारा किए गए प्रभावशाली राहत प्रयास एक बेहतरीन मिसाल है, जो हाल में चल रही कोविड-19 महामारी के दौर में प्रेरणा के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। अब भारत में विनाशकारी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा को गुजरे 100 साल से अधिक हो चुके हैं। हालांकि 1918 की महामारी में और 2020 की महामारी में कई मौलिक अंतर हैं, लेकिन उसके कुछ सबक जरूर समकालीन भारत व अन्य विकासशील देशों के लिए सही साबित होते दिखते हैं। जैसे अल्पावधि शॉर्ट टर्म में अगर बड़े स्तर पर तबाही और मानव पीड़ा से बचना है तो भूख और अभाव से लड़े बिना इसका प्रभावशाली ढंग से सामना नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ पहले के इस इम्तिहान में चिकित्सा कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने की अहमियत भी सामने आई थी। इस इम्तिहान से एक बात और निकल कर आती है कि सरकार के लिए नागरिक समाज समूहों, श्रमिक संघों, किसान संगठनों और इस तरह के गैर सरकारी संगठनों के साथ व्यापक और समावेशी ढंग से राहत कार्यों की योजनाएं बनाना बेहद महत्वपूर्ण है एवं आपातकाल में राहत कार्यों के लिए इनका सही उपयोग बेहद प्रभावशाली साबित हो सकता है। दीर्घावधि लॉन्ग टर्म में देश के बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे पर उदारता से निवेश यानी लिबरल इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता देना, महामारियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की अपनी क्षमता में वृद्धि करना एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु होगा। इस संबंध में तो ऐसा लगता है कि कथित तौर पर अमीर कहे जाने वाले देश भी स्पेनिश फ्लू के इस बेहद बुनियादी एवं महत्वपूर्ण सबक को भूल गए हैं। आज के लिए कवर स्टोरी में बस इतना ही। आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।